नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एसटी क्लासेस। मैं आपका साथी भंवर लहरिया। सबसे पहले आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, होली के साथ-साथ में अपनी बोर्ड की तैयारी को जारी रखें। होली के नाम से ज़्यादा समय वेस्ट ना करें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, होली जीवन में आगे कई बार आएगी, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बोर्ड की तैयारी जारी रखें। हाँ, थोड़ा-सा अगर आपको लगता है कहीं बोर होते हैं, तो अपना थोड़ा-सा समय निकाल कर आप होली ज़रूर खेल लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ाई में अपना पूरा समय दें, पूरा फ़ोकस अपना पढ़ाई पर रखें। 4 तारीख को इतिहास का एग्ज़ाम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी कई बार अच्छे प्लान के बारे में बताया है और बोर्ड की अच्छी तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है, इनको आप अच्छी तरह से देखें। इनको आप एक बार ज़रूर देख लें। इससे पहले मैंने 2013 से लगाकर 23 तक लगभग 10-11 साल का बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न पत्र हैं, इनको हल सहित यूट्यूब पर डाला था। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और आज मैं आपके समक्ष 2024 और 25 का जो बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, ये चैप्टर वाइज़ डाल रहा हूँ। आप इसको आराम से देख लें और मैंने छोटे-छोटे प्रश्नों को यहाँ हल भी किया है। आप इनको एक नज़र ज़रूर देख लें, क्योंकि कई बार प्यारे विद्यार्थियों, प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पेपर है, उनमें से कई प्रश्न रिपीट होते हैं। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को एक बार ज़रूर देखें। आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख लें और जो 24-25 वाले हैं, 23, 24-25 इनको तो कम से कम 100% देखने का प्रयास करें। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं, पहला चैप्टर मैंने चैप्टर वाइज़ ही दिया है। देखिए, पहला चैप्टर जो है, इसमें मैंने पहले 2024 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको दिए हैं और उसके बाद में 2025 में जो पूछे गए प्रश्न पत्र हैं उनको दिया है। 24 में क्या-क्या प्रश्न पूछे हैं इसको देखिए। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो बस्ती कितने भागों में विभाजित थी? तो ये 2 भागों में है। सिंधु सभ्यता में बाँट सामान्यतः किस पत्थर के बनाए जाते थे? तो ये चट नामक पत्थर के बनाए जाते थे। आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु वासियों का सुदूर क्षेत्रों से भी संपर्क था? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए अपने पास में कई प्रकार के प्रमाण हैं। जैसे अरब प्रायद्वीप का जो ओमान वाला भाग है, यहाँ से कुछ तांबा मिला है, उस तांबे में निकल की मात्रा है और सिंधुगढ़ सभ्यता से जो तांबा मिला उसमें भी निकल की मात्रा है। एक तो ये प्रमाण है। एक ओमानी जो स्थल है, वहाँ से हड़प्पाई का एक मर्तबान मिला है और ये हड़प्पा सभ्यता का है। तो वहाँ से मिलना, इसका मतलब सिंधुगढ़ सभ्यता का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था। इनके साथ-साथ में कुछ मेसोपोटामिया जो लेख है, वहाँ से सिंधु सभ्यता के बारे में लेख प्राप्त होते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के लिए वहाँ मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये कुछ ऐसे संकेत है, कुछ प्रमाण है, जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि सिंधुगढ़ सभ्यता का सुदूर क्षेत्रों के साथ या विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था। आपके विचार से सिंधु सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ, समझाइए। तो इसके कई कारण थे। वैसे मैंने यहाँ छोटे-छोटे बिंदु लिए हैं, जैसे जलवायु का परिवर्तन होना, बाढ़ आना, वनों की कटाई होना, आर्यों के द्वारा आक्रमण करना और भूमि का अधिक उपयोग करना। तो इसकी डिटेल आप अपने कॉपी में देख लें, किताब में देख लें। फिर है 2025 में पूछे गए प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा है। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के लिए किन-किन साधनों का प्रयोग किया जाता था? कुओं, नहरों और जलाशयों का। आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि एक रहस्यमय लिपि थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका मूल कारण ये है कि इस लिपि को आज तक किसी ने पढ़ा नहीं है। बाकी लिपि की जो विशेषता है, सबसे बड़ा अभिलेख 26 अक्षरों का लिखा हुआ था और इनके साथ-साथ में ये मूल रूप से दाएँ से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो ये आप बिल्कुल अवर्णमालीय है, इसकी विशेषता आप देख लें। आप कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था? तो शहरी केंद्रों के विकास से संबंधित हमारे पास प्रमाण क्या है? तो पहला प्रमाण ये है कि सिंधुगढ़ सभ्यता डेफ़िनेटली एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ जल निकास की एक सुनियोजित परियोजना थी, प्रणाली थी। सड़कें और नालियाँ दोनों आपस में दूसरे को ग्रिड पद्धति यानी समकोण पर काटती थी और इनके साथ-साथ में यहाँ के नगर भी उन्नत योजना के तहत बने हुए थे। तो ये कुछ प्रमाण हैं। दूसरा चैप्टर देखिए, दूसरा चैप्टर में जो 2024 में पूछे गए प्रश्न हैं, इसको आप देखिए। चीनी यात्री स्वान-त्वांग यानी ह्वेन-सांग किस देश से आए थे? तो ये चीन के थे। पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो वर्तमान इसको पटना कहते हैं।
सिक्कों से क्या ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त होती है? सिक्के प्यारे विद्यार्थियों प्राचीन समय के इतिहास की जानकारी देने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। सिक्कों से कोई भी राजा जो है उसकी आर्थिक स्थिति है, सामाजिक है, धार्मिक है, उनकी सीमाओं के बारे में है, उनके जो मुख्य रूप से राज चिन्ह वगैरह है, इन सब के बारे में हमें सिक्कों से जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य वंश की जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है? तो वैसे तो कई स्रोत हैं। मूल रूप से स्रोत अगर अपन देखते हैं तो मेगास्थनीज की इंडिका है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र है और अशोक के अभिलेख है। इनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके 58वां प्रश्न पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन-कौन से थे? तो इसमें जो केंद्रीय राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी और प्रांतीय राजधानियां हैं ये 4 थी। तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी, इस प्रकार से 5 राजनीतिक केंद्र थे। 2025 में क्या-क्या पूछा इसको भी देखिए। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? तो मेगास्थनीज है। प्रियदर्शी व देवानापिय किस शासक की उपाधियां हैं? ये अशोक की है। मगध के विकास के साथ साथ किस साम्राज्य का उदय हुआ? तो ये मौर्य साम्राज्य है, ये रिक्त स्थान है। वह पहला सम्राट कौन था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे? तो ये अशोक थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होने वाली कोई 2 महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था और इनके साथ साथ में बौद्ध और जैन धर्म का भी उदय हुआ था। तीसरा अध्याय देखते हैं। 2024 में क्या पूछा है? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो ये सातवाहन के थे। मंदसौर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये दसपुर के नाम से जानते थे। मातृवंशिकता का अर्थ क्या है? जहां वंश परंपरा माता के नाम से चलती हो उसे मातृवंशिकता कहते हैं। स्त्री धन किसे कहते हैं? विवाह के समय स्त्री को जो भी धन मिलता है उसे प्यारे विद्यार्थियों स्त्री धन कहते हैं। 2025 में इस चैप्टर से क्या क्या पूछा है इसको देखिए। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये 1919 के अंदर हुई थी। 1951-52 में हस्तिनापुर का उत्खनन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? ये बीबी लाल के द्वारा किया गया था। मनुस्मृति में ये रिक्त स्थान है। चांडाल आएंगे, चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। गोत्र से आप क्या समझते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन समय में लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास में गोत्र का जो विकास है ये वैदिक ऋषि के नाम पर हुआ करता था और ऐसे कई गोत्र हैं वैदिक ऋषियों के नाम से, जैसे कि आप देख रहे हैं गौतम है, वशिष्ठ है, इनके नाम से आज भी गोत्र चलती हैं। नेक्स्ट देखिए, चौथा चैप्टर 2024 में क्या पूछा है इसको देखिए पहले। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थंकर हो चुके थे? तो 23 तीर्थंकर हो चुके थे। रिक्त स्थान पूछा है, पहले से ही खाली है, तो इसमें आएगा बौद्ध। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। किन्हीं 2 स्तूपों के नाम लिखिए। इसमें स्तूप आप सांची लिख सकते हैं, अमरावती का लिख सकते हैं, सारनाथ का लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं 2। बौद्ध दर्शन की प्रमुख शिक्षाओं को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पहला हम यही डाल देते हैं कि विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। ये जो ऊपर स्थान वाला दिया हुआ है, एक तो इसमें आंसर सीधा दिखा हुआ है। दूसरा, मध्यम मार्ग पर चलने की सलाह दी थी और इनके साथ साथ में व्यक्ति की अगर इच्छाएं, तृप्णाएं जो है, इसका व्यक्ति अगर त्याग करता है तो वो अपने दुखों से छुटकारा पा सकता है। तो ये मूल रूप से शिक्षाएं थी। वैष्णववाद का विकास किस प्रकार से हुआ है? प्यारे विद्यार्थियों, भगवान विष्णु को मानने वाले जो अनुयायी थे वो वैष्णववाद कहलाते हैं। तो थोड़ा सा ये बड़ा है, इसको थोड़ा सा आप अपने, क्योंकि ये वर्णनात्मक है तो आप वर्णन यहाँ कर नहीं पाएंगे। फिर है अगला, निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित है? तो इसमें जो सम्मिलित है वो है बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम, जिन्होंने सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया, किस राज्य से संबंधित थी? तो ये भोपाल से संबंधित थी। आप कैसे कह सकते हैं कि बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला? तो इस समय प्यारे विद्यार्थियों जो ब्राह्मणी व्यवस्थाएं थी, इन ब्राह्मणी व्यवस्थाओं से सारे लोग असंतुष्ट थे। ब्राह्मणी व्यवस्थाओं से असंतुष्ट होने के कारण बहुत सारे लोगों ने
बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का तेजी के साथ में प्रचार प्रसार किया। महात्मा बुद्ध और उनके बाद उनके शिष्यों के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के कारण बौद्ध धर्म का जो फैलाव है, ये चीन है, कोरिया है, जापान है, श्रीलंका है, थाईलैंड है आदि देशों तक इसका प्रचार प्रसार हो चुका था। जैन दर्शन की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो जैन धर्म की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं उसमें संपूर्ण विश्व प्राणवान है, अहिंसा का सिद्धांत इनका केंद्रीय सिद्धांत था। जन्म व पुनर्जन्म का जो चक्र है ये इनके अनुसार क्रम के आधार पर निर्धारित होता है, इसलिए अच्छे कर्म कीजिए। और इनके साथ साथ में इन्होंने पंचव्रत का सिद्धांत भी दिया था। फिर है स्तूपों की खोज किस प्रकार से हुई थी। तो स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, आप इसको भी आराम से किताब के अंदर देख लीजिए क्योंकि बहुत बड़ा है ये भी। फिर देखिए 5वां चैप्टर है। 5वें चैप्टर में जो 2024 में पूछे गए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। एक सुमेलित नहीं है, बाकी वाले सारे सही है। तो सुमेलित नहीं है ये है पीटर मुंडी, क्योंकि पीटर मुंडी का जो देश लिखा हुआ है वो जर्मनी है, एक्चुअली ये इंग्लैंड के थे। फिर अगला प्रश्न है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ग्रंथ किसने लिखा। तो ये फ्रांसवा बर्नियर है। इब्न बतूता को किस शहर का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इनको दिल्ली का किया गया था। इब्न बतूता के अनुसार दावा डाक प्रणाली डाक व्यवस्था क्या थी। तो जो पैदल डाक व्यवस्था है, इब्न बतूता ने भारत के अंदर 2 प्रकार की डाक व्यवस्था का वर्णन किया था, एक अश्व डाक व्यवस्था और एक पैदल डाक व्यवस्था। तो जो पैदल डाक व्यवस्था है इसको दावा डाक व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इब्न बतूता ने वानस्पतिक उपज पान का चित्रण किस प्रकार से किया था। तो इब्न बतूता ने ये कहा था कि वैसे देखा जाए तो पान की बेल और अंगूर की बेल दोनों एक जैसी है, लेकिन फ़र्क ये है कि अंगूर की बेल के कुछ फल लगते हैं, अंगूर लगते हैं, लेकिन जो पान की बेल है, लता है, इसके कुछ भी फल वगैरह नहीं लगते हैं। और विशेषकर इसको जो बोने का उद्देश्य है वो है कि लोग पान को मुंह में चबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से इनका वर्णन किया था। फिर देखिए 2025 के अंदर क्या क्या पूछा गया था। किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक है। देखो ये प्रश्न पहले से रिपीट हुआ है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा। तो ये 1656 में आते हैं, 68 तक रहते हैं और लगभग 12 साल तक भारत में रहते हैं। अल बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में सन यानी ये रिक्तस्थान है कब हुआ था। तो 973 ईस्वी में हुआ था। प्रसिद्ध यात्री जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर किस देश के निवासी थे। तो ये फ्रांस के थे। इब्न बतूता ने दिल्ली की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। वैसे इन्होंने दिल्ली को एक बहुत ही बड़ा शहर बताया है, भव्य शहर बताया है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी ये बड़ा शहर था। और इन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि ये ऐसा शहर है जिसके अंदर मंदिर भी हैं और मस्जिदें भी हैं। फिर देखिए 6ठा चैप्टर 2014 में जो पूछे गए प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह किस शहर में है। तो ये दिल्ली के अंदर है। आपके विचार से चिश्ती सिलसिला की किन विशेषताओं ने उसे लोकप्रिय बनाया। तो वैसे अगर देखा जाए तो जो चिश्ती सिलसिला है ये एक ही ईश्वर की भक्ति पर बल देते थे और किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कोई भेदभाव नहीं करते थे। ये भेदभाव के खिलाफ थे, इसलिए इनकी ये जो विशेषता है ये लोगों को बहुत रास आई। गुरु नानक बाबा गुरु नानक की कौन सी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। तो बाबा जो गुरु नानक है इन्होंने भी यही एक प्रकार से मुख्य शिक्षा दी थी कि ईश्वर एक है, एक ही ईश्वर पर बल देना चाहिए और जो सामाजिक भेदभाव है इसको मिटाने का हर संभव प्रयास किया था और लोगों में संदेश भी ये दिया था कि किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, आपसी एकता पर और एक ईश्वरीय पर बल दिया था। इनके साथ साथ में अगर इसके 8वां प्रश्न देखा जाए तो आपके विचार से अलवार और नैनार संतों की किन विचारों ने लोगों को प्रभावित किया। तो अलवार जो है ये भगवान विष्णु को मानने वाले दक्षिण भारत में अलवार कहलाते हैं और भगवान शिव को मानने वाले दक्षिण भारत में नैनार कहलाते हैं। दोनों संतों ने भी ब्राह्मणीय विचारधाराओं का विरोध किया और आपसी एकता और जो आपसी भेदभाव है उसको समाप्त करने पर बल दिया था। अगला जो 2025 में पूछे गए प्रश्न है इसको देखिए, निम्न में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर के अंदर इनकी दरगाह है इनको कहते हैं। सगुण भक्ति परंपरा से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी देवता की एक मूर्ति के रूप में जो पूजा की जाती है ये सगुण भक्ति परंपरा कहलाती है। चिश्ती उपासना के संदर्भ में कव्वाली से आप क्या समझते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कव्वाली जो है यह एक सूफी संगीत है
और इस्लामी सूफी संतों की सभाओं के अंदर, इनकी दरगाहों में और जो मज़ार वगैरह होती है, इसमें गाई जाने वाली जो संगीत शैली है, इसको कव्वाली कहते हैं। फिर सूफी मत के विकास की विवेचना कीजिए, तो सूफी मत जो है ये हमने अभी विचार इसका उल्लेख किया है, थोड़ा-सा ज़्यादा है, बड़ा है, तो इसको आप किताब में देख लें। और प्रारंभिक भक्ति परंपरा, इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में होती है, इसको भी आप थोड़ा-सा किताब के अंदर देख लें। फिर है 7वां चैप्टर। 7वें चैप्टर के अंदर जो 2024 में पूछे गए प्रश्न हैं, वो इस प्रकार से हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1337 ईस्वी के अंदर हुई थी। यवन शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता था? तो ये यूनानियों के लिए किया जाता था। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुरातत्वविद, ये रिक्त स्थान है, इसके अंदर आएगा, कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। गोपुरम किसे कहते हैं? प्यारे विद्यार्थी, दक्षिण भारत के अंदर जो विशाल मंदिर है, उन मंदिरों के जो विशाल प्रवेश द्वार है, इसको दक्षिण भारत के अंदर गोपुरम कहते थे। विजयनगर साम्राज्य के किन्हीं दो राजकीय केंद्रों के नाम लिखिए। वैसे राजकीय केंद्र कई है, आप इसमें से लिख सकते हैं। राजा का भवन है, सभा मंडप है, लॉर्ड्स महल है, महानवमी डिब्बा है, इनमें से कोई भी आप दो याद कर लें। ठीक है। फिर 2025 के अंदर इसी चैप्टर से क्या क्या पूछा गया है? पहला प्रश्न है कि लॉर्ड्स महल किस साम्राज्य के राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक है? तो हमने अभी जस्ट पूछा, ऊपर वाला इसमें आंसर आया हुआ था, प्रश्न आया हुआ है, तो ये विजयनगर का है। ठीक है। कृष्णदेव राय किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो ये तुलु वंश के थे। अमरनायक प्रणाली विजयनगर, ये रिक्त स्थान है, तो इसके अंदर विजयनगर आएगा। विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। अगला प्रश्न है, राक्षसी तांगड़ी युद्ध राक्षसी तांगड़ी युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसको तालीकोटा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, और ये जनवरी 1565 में हुआ था। महानवमी डिब्बा से जुड़े कोई दो अनुष्ठान लिखिए। तो वैसे तो कई अनुष्ठानिक कार्यक्रम होते थे, विशेषकर इसमें मूर्ति पूजा है और अश्व पूजा है, पशु बलि है, ये सारे सारे मुख्य अनुष्ठानिक कार्य होते थे। 8वां चैप्टर देखिए। 8वें चैप्टर के अंदर 2024 के अंदर पूछे गए जो प्रश्न है, वो इस प्रकार से है। मुकदम या मंडल शब्द किसके लिए प्रयोग में किया जाता था, लिया जाता था? तो ये गांव का जो मुखिया होता था, उसको मुगल काल के अंदर मुकदम या मंडल कहते थे। पोलज या परोती जमीन में अंतर क्या है? तो प्रतिवर्ष जो खेती की जाती है, वो पोलज है, और कुछ समय के लिए जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है, वो परोती जमीन होती है, जो थोड़ी सी कम उपजाऊ होती है। मुगल कालीन भारत में कभी कभी किसान और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था, कथन की विवेचना कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न कंटिन्यू रिपीट हुआ है, आगे भी अपन देखेंगे, 2025 में भी हुआ है, क्योंकि मुगल काल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खेती का काम भी करते थे और खेती के साथ साथ में दस्तकारी का काम भी करते थे। एक व्यक्ति दोनों कार्यों में संलग्न होने के कारण दोनों में फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। मुगल कालीन पंचायत में इसका 8वां प्रश्न आया है कि मुगल कालीन भारत में पंचायतों के कार्यों की विवेचना कीजिए। तो विशेषकर जो पंचायत है, ये गांव की देखरेख करते थे, गांव में आय व्यय का ब्यौरा रखते थे और गांव के विकास से संबंधित हर कार्य करते थे। नेक्स्ट देखिए, 2025 के अंदर जो पूछे गए प्रश्न है, आइन के अंतर्गत सैनिक और नागरिक प्रशासन का विवरण किसमें है? तो आइन का एक भाग है जिसका नाम है सिपाहाबादी, इसके अंदर सैनिकों के बारे में और नागरिक प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है। अकबर के शासनकाल में वह जमीन क्या कहलाती थी जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की जाती थी? तो ये बिल्कुल अनउपजाऊ जमीन है, इसको बंजर भूमि कहते थे। खुद कास्ट से आप क्या समझते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, मुगल काल के अंदर दो प्रकार की खेती होती थी, खुद कास्ट और पाही कास्ट। जो खुद कास्ट है, ये प्यारे विद्यार्थियों वो जमीन होती थी जिसमें एक किसान अपने ही गांव में अपनी ही जमीन पर खेती करते थे। फिर है कभी कभी किसान और दस्तकार, ये हमने अभी बात की थी, ये प्रश्न कंटिन्यू रिपीट हुआ, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों मैं कहता हूँ कि हमेशा प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखने चाहिए। ये देखो 2024 के अंदर इसी लैंग्वेज के अंदर आया है और 25 में भी इस प्रश्न को रिपीट कर दिया गया है। कभी कभी किसान और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था, मुगल साम्राज्य के संदर्भ में कथन का औचित्य स्पष्ट कीजिए। हमने इसकी अभी चर्चा की है। जो हाँ, ये जोतदार है प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा इसमें भी लिखने में मिस्टेक हो गई है। जोतदार व रैयत में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थी, जोतदार जो है ये धनी जो किसान होते थे, जो एक प्रकार से बड़े भूस्वामी होते थे, उनको जोतदार कहते थे। रैयत जो है ये छोटे किसान जो होते थे, इनको रैयतदार कहते थे। मध्य भारत और दक्षिणी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर ये रिक्त स्थान है, तो किसकी खेती की जाती थी? कपास की खेती की जाती थी। अब अपन देखते हैं चैप्टर 9
इसमें 2024 में पूछे गए जो प्रश्न है, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो ये 1793 में है और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ये प्रश्न इसी लैंग्वेज, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके 2025 में पूछा। आगे मैं बात करता हूँ आपको, देखिए 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग कहाँ से आता था? तो ये रेगिस्तान है, अमेरिका से आता था। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट इतिहासकारों को किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराती है? तो ये दक्कन दंगा आयोग जो है ये 1878 के अंदर प्रकाशित की गई थी, रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें विशेषकर ये बताया गया था कि ये जो दंगा हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, जो दक्कन दंगा हुआ था ये किसकी वजह से हुआ है। इसमें आयोग ने ये बताया कि इसमें ब्रिटिश सरकार की कोई गलती नहीं है, बल्कि जो भारतीय किसान है, भारतीय जो एक प्रकार से जो ऋण देने वाले हैं, ये ऋण देने वाले जो है ये एक प्रकार से भारतीय किसानों को लूटने का काम करते थे। इनकी ऋण की दरें बहुत ज़्यादा थी और कई बार ये ऋण देते भी नहीं थे। तो साहूकार है, ऋणदाता है, इनकी वजह से हुआ है। वास्तविकता ऐसी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो करों की माँग की थी वो ज़्यादा थी। करों की माँग ज़्यादा होने के कारण ब्रिटिश सरकार बलपूर्वक इन साहूकारों से और जो ऋणदाता है इनसे कर वसूल करने का काम करते। तो मूल कारण तो ब्रिटिश सरकार ही थी, लेकिन दक्कन दंगा आयोग में ये बताया गया कि ब्रिटिश सरकार की गलती ना होकर, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया था। तो ब्रिटिश सरकार की गलती ना होकर ये भारतीय जो ऋणदाता वगैरह है, साहूकार है, इनकी ही वजह से दक्कन जो किसान आंदोलन है ये हुआ था। फिर है उपनिवेशवाद और देहात नामक अध्याय में कुदाल और हल से क्या आशय है? कुदाल, प्यारे विद्यार्थियों, कुदाल जो है ये पहाड़िया लोगों का प्रतीक है और जो हल है ये संथालों का प्रतीक है। इसको भी आप डिटेल से किताब में देख लें। 2025 में क्या पूछा है? पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? 1813 में की गई थी। 1861 में निम्न में से किस देश में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ये रिक्त स्थान है। फ्रांसिस बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। नेक्स्ट है इस्तमरारी बंदोबस्त की कोई एक विशेषता लिखिए। अब देखो ये क्वेश्चन संख्या जो चौथा है ये 2024 में भी इस प्रकार से पूछा गया है। ये पहला वाला प्रश्न देखिए आप, जिसमें पूछा गया कि बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक, बंगाल के अंदर कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू किया गया था और ये इसका जो भू राजस्व है वो स्थायी था। तो इसको देखो रिपीट किया गया है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखना चाहिए। फिर है क्वेश्चन प्रश्न चैप्टर संख्या 10, इसको देखिए। 2024 में पूछे गए सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली द्वारा, ये रिक्त स्थान पूछा है। तो लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 ईस्वी में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। सहायक संधि की सहायक संधि की कोई दो शर्तें लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, सहायक संधि जैसे ऊपर भी पूछा गया है, सहायक संधि कब लागू की गई है? तो 1798 में लागू की गई है। किसके द्वारा लागू की गई है? तो ये आप देख सकते हैं, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई है। इनके साथ साथ में ये एक प्रकार से ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंदर लॉर्ड वेलेजली ने ये कहा था कि कोई भी सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो राज्य होगा वो ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना ना तो किसी से युद्ध करेगा, ना किसी से संधि करेगा और ना ही युद्ध के अंदर वो शामिल होगा। किसी भी चीज़ को करने से पूर्व उनको ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी और जो सहायक संधि स्वीकार करेगा उसको अपने साम्राज्य के अंदर एक अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ी को तैनात करना पड़ेगा और उसका खर्चा भी उनको ही देना पड़ेगा। तो इसकी कुछ ऐसी शर्तें थी। 1857 का आंदोलन किस प्रकार शुरू हुआ, वर्णन कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको भी आप थोड़ा सा किताब में देख लें क्योंकि ये बहुत बड़ा है। 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो मेरठ से होती है और फिर दिल्ली तक किसान सारे विद्रोह करते हुए आते हैं और इसकी योजना भी बनाई जाती है, लेकिन योजना के तहत ये आंदोलन होता नहीं, इसलिए आंदोलन असफल हो जाता। तो थोड़ा सा मंगल पांडे का योगदान वगैरह शुरुआत से इसको आराम से किताब में डिटेल से देख लेना। 1857 की अफवाहों पर लोग विश्वास क्यों कर रहे थे? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की जो अफवाहें हैं, वैसे विशेषकर दो अफवाहें फैली गई थी। एक तो ये फैलाए गए थे कि जो ये कारतूस, इस कारतूसों के अंदर गाय और सूअर की चर्बी है। एक तो ये अफवाह थी और एक अफवाह ये थी कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को बलपूर्वक, जो हिंदू है और मुसलमान है, इनका धर्म भ्रष्ट करना चाहती है और इनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए उन्होंने आटे के अंदर गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिला दिया गया है। तो ये अफवाहें थी और इन अफवाहों पर विश्वास इसलिए कर रहे थे क्योंकि इन्होंने समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो एक प्रकार से भारतीय समाज के लिए अनुचित थे। तो इसलिए भारतीयों को अंग्रेजों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि हाँ ये ऐसा कर सकते हैं, इसलिए वो अफवाहों पर विश्वास करते हुए ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे।
नेक्स्ट देखिए, 2025 में पूछे गए जो प्रश्न है, 1851 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड डलहौजी थे। झांसी की रानी को किन परिस्थितियों में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा था? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, झांसी की रानी जो है, इन्होंने एक दत्तक पुत्र गोद लिया था और ब्रिटिश सरकार ने ये पहले नियम रख रखा था कि जिसकी खुद की संतान नहीं है, उनको दत्तक पुत्र लेने का अधिकार नहीं है और उनका साम्राज्य ऑटोमेटिकली ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर दिया जाएगा। तो इसका झांसी की रानी ने विरोध किया और इसके कारण इन्होंने बगावत करनी पड़ी, इनको बगावत करनी पड़ी। 1857 के आंदोलन के संदर्भ में अवध में विद्रोह पर टिप्पणी लिखी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अवध के जो नवाब थे वो थे नवाब वाजिद अली शाह। और इस समय लॉर्ड डलहौजी ने 1851 के अंदर ये एक प्रकार से सपना देखा था कि कभी ना कभी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करना ही पड़ेगा। तो ये आखिर 1856 के अंदर इनका सपना पूरा होता है और 1856 के अंदर अवध को बलपूर्वक एक प्रकार से जो वाजिद अली शाह है इनके ऊपर देशद्रोह का और इनके साथ-साथ में ब्रिटिश सरकार की नीतियों का अ, पालन न करने का आरोप लगाया और इनके साथ ये भी कहा कि इनका जो शासन है वो कुशासन है। ऐसे आरोप लगाते हुए इनको कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था। तो इस प्रकार से इनका ये आप आराम से देख सकते हैं। 1857 के विद्रोह से संबंधित चित्रों से हमें कौन-कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती है? तो इस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश जो चित्रकार वगैरह हैं, इन्होंने कई चित्र बनाए थे, जैसे कि द रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये थॉमस जॉन्स वर्कर के द्वारा बनाया गया था। इन मेमोरियन, ये जोसेफ नोएल पैटन के द्वारा बनाया गया था। मिस व्हीलर, जस्टिस और रानी लक्ष्मीबाई का जो एक प्रकार से फौजी पोशाक में जो चित्र बनाया गया था, तो इनको आप डिटेल से किताब में देख सकते हैं। इनके माध्यम से अंग्रेज़ों ने ये बताया था कि हम बलवान हैं और भारतीयों ने विशेषकर रानी लक्ष्मीबाई के बेस में बताकर ये बताया कि हमें ब्रिटिश सरकार का हर जगह पर उनका मुकाबला करना है और देश को आज़ाद करवाना है। तो थोड़ा-सा इसको डिटेल से आप देख लें। 11वां चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें जो 2014 में पूछे गए प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो इसमें आप देख सकते हैं, पहले जो लिखा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन, ये 8 अगस्त 1942 को हुआ है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से दिसंबर 1931 में हुआ है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में हुआ है और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। तो सबसे पहले घटना कौन सी हुई है, आप खुद देख सकते हैं। तो पहली घटना हुई है जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर है अगला, 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस दृष्टि से महत्वपूर्ण था? तो इसमें सबसे पहले पहली बात तो ये है कि इसमें जो जवाहरलाल नेहरू है, इनको एक प्रकार से एक लाहौर कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, जो सबसे युवा थे। तो युवाओं के हाथों में कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी, छड़ी सौंपी गई थी। पहला तो ये है, इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा ये है कि इसी अधिवेशन के अंतर्गत ये घोषणा की गई थी कि भारत को आज़ाद करना है और पूर्ण स्वाधीनता हासिल करनी है। गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी हमेशा भारतीय लोगों के साथ में अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए वो सामान्य कपड़े पहनते थे, सामान्य भाषा बोलते थे, सामान्य लोगों के साथ खड़े रहते थे, किसी प्रकार से सूट-बूट धारण नहीं करते थे, ये सारी बातें थी, ठीक है? भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल ये जन आंदोलन था। महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया ये अंतिम आंदोलन भी था और सबसे विशाल आंदोलन था। ये इसको जन आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहली चीज़ तो ये है कि ये 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक से शुरू किया गया था। इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था और इसमें ऐसा कोई वर्ग नहीं था, ऐसा कोई तबका नहीं था जिसने भाग नहीं लिया था। चाहे वो महिलाएँ हो, किसान हो, मज़दूर हो, यहाँ तक कि बहुत सारे जो सैनिक वगैरह थे इन्होंने भी भाग लिया था। बहुत जगह पर समानांतर सरकार की स्थापना भी कर दी गई थी। इसमें शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, महिलाएँ हैं, सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। यहाँ तक कि आदिवासी वगैरह जो भी थे, इन सब ने भाग लिया था, इसलिए इसको जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की विस्तृत विवेचना कीजिए। इसकी आप दांडी यात्रा से शुरुआत कर सकते हैं और इसकी शुरुआत करते हुए इसको आप समझ सकते हैं आराम से। फिर अगला देखिए, 2025 में जो प्रश्न पूछे गए हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया था? क्योंकि प्यारे विद्यार्थी, महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो अहिंसात्मक अपना तरीका है, जो सिद्धांत है सत्याग्रह का, इसकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से की थी और इसके बाद में दक्षिण अफ्रीका में जो नस्लीय भेदभाव था, इसका इन्होंने विरोध किया और वहाँ समानता स्थापित करने का काम किया और वो सेम फॉर्मूला, सेम सिद्धांत भारत में भी लागू किया, जिससे महात्मा गांधी को काफ़ी सफलता मिलती है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान क्यों किया गया था? प्यारे विद्यार्थियों, कैबिनेट मिशन जो है ये भारत में असफल हो जाता है और असफल होते ही जो मुस्लिम लीग है, इन्होंने ये घोषणा कर दी कि 16 अगस्त 1946 को हम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएंगे और इन्होंने इसकी शुरुआत कलकत्ता से की थी।
नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे का उन्होंने चयन किया था, वह गांधी जी की कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था। कथन की विवेचना कीजिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि महात्मा गांधी ने इसका चयन इसलिए किया था क्योंकि जो नमक है, नमक का प्रयोग प्रत्येक घर में आवश्यक रूप से किया जाता था। इसीलिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को एक नमक के खिलाफ सत्याग्रह करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की यात्रा की थी और दांडी मार्च जो है इसकी शुरुआत की थी और ये आंदोलन भी शुरू किया था। इसके अथवा प्रश्न पूछा गया था कि रूलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। कथन की विवेचना कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, जो रूलेट एक्ट है, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय लोगों पर बलपूर्वक थोपा गया एक काला कानून था। इसका भारतीयों ने बहुत विरोध किया। इसका जो नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश अधिकारी थे, वो थे सर सिडनी रूलेट। और भारतीयों के विरोध के बावजूद भी मार्च 1919 के अंदर इसको एक कानून की मान्यता दे दी गई और भारतीयों ने इसे काला कानून कहते हुए इसका विरोध किया, जिसमें विशेषकर महात्मा गांधी ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था और इसमें महात्मा गांधी को सफलता भी मिलती है। इसलिए इस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी एक प्रकार से भारत के सच्चे राष्ट्रीय नेता के रूप में बनकर सामने आते हैं। लास्ट पार्ट देखिए, संविधान का निर्माण। इसमें 2024 में जो पूछे गए प्रश्न है, पहला प्रश्न है संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? तो इसका 11 है। संविधान निर्माण के समय भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। 13 दिसंबर 1946 को ये खालिस्तान है, इसमें आएगा जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देशीय प्रस्ताव पेश किया था। सेम जवाहरलाल नेहरू का दूसरा भी प्रश्न आया है कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पेश किया था? तो इसका भी राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु क्या सुझाव दिए? कोई 2 सुझाव लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला सुझाव यही था कि जो अस्पृश्यता है, इसको अवैध घोषित किया जाए और जो लोगों के बीच में भेदभाव है, इसको पूर्ण रूप से खत्म किया जाए, खत्म करने का आदेश दिया गया था। 2025 में इस चैप्टर से क्या क्या प्रश्न पूछे, इसको भी देखिए आप। संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य KM मुंशी किस राज्य से थे? तो ये गुजरात के थे। महात्मा गांधी की सलाह पर किन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था? तो ये BR अम्बेडकर को दिया था। संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ था? संविधान सभा का जो गठन है, ये 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था, जिसमें जो प्रांतीय सदस्य जो चुने गए थे, उन्हीं प्रांतीय चुनाव में से जो निर्वाचित सदस्य थे, उनका अप्रत्यक्ष रूप से चयन करके संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के बंटवारे हेतु कौन सी सूचियां बनाई गई थी? 3 सूचियां थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अथवा में प्रश्न आया था कि संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर किस प्रकार की बहस हुई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, भाषा को लेकर संविधान सभा में बहुत ज़्यादा बहस होती है और इसमें कई लोग अपने अलग अलग विचार देते हैं, जिसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये हिंदुस्तानी भाषा को एक प्रकार से राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। महात्मा गांधी जो हैं, ये भी हिंदुस्तानी भाषा के पक्षधर थे और जो धुलेकर हैं, ये चाहते थे कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। इस प्रकार के विवाद को देखते हुए एक भाषा समिति का गठन किया गया और भाषा समिति ने जो सुझाव दिया है, वो ये दिया है कि हिंदी भाषा को हम राष्ट्रीय भाषा ना बनाकर जो देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा है, इसको हम राजकीय भाषा का दर्जा देंगे और अगले 15 सालों तक जो काम है, ये सारा अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा और इनके साथ साथ में प्रत्येक राज्य को अपनी एक क्षेत्रीय भाषा का चयन करने का भी अधिकार होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो मानचित्र है 2024 और 25 का मानचित्र, 2024 और 25 के अंदर क्या क्या पूछा गया था? तो मानचित्र के अंदर जो 2024 में पूछा है, वो है राखीगढ़ी, नासिक, पाटलिपुत्र और कलिंग। ये कलिंग थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई, कलिंग, मेरठ। इसके अथवा में पूछा गया था रंगपुर, अजंता, उज्जैनी, मथुरा और मद्रास। 2025 में जो पूछे गए केंद्र हैं, वो हैं सूरत, कलकत्ता, विजयनगर, कौशल, इंद्रप्रस्थ। और इसके अथवा में पूछा गया था बनारस, दिल्ली, पटना, धोलावीरा और औरंगाबाद। प्यारे विद्यार्थियों, इस मानचित्र को समझने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मानचित्र बना हुआ एक मैप बना हुआ एक वीडियो मैंने बनाया है। उसमें भी मैंने 2013 से लगाकर 2025 तक बोर्ड में मानचित्र से संबंधित जो भी स्थल पूछे गए हैं, वो सारे अंकित करके एक वीडियो अपलोड किया था। आप चाहो तो पूरे मानचित्र को यहाँ से देख सकते हैं और इतना 100% मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप 2013 से 2025 तक के मानचित्र को देख लेते हैं, तो हाँ ठीक है, कोई एक केंद्र बाहर से आ जाए वो अलग चीज़ है, बाकी 99% सारे केंद्र आपको इसी मानचित्र से देखने को मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो
ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए। 12th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक इसको शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा है। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड क्लास की अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। हिस्ट्री के पेपर को अच्छी तरह से हैंडल करने का काम करें। इसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज करने का काम करें, क्योंकि हिस्ट्री का जो पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, कई विद्यार्थियों के प्रश्न छूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए समय को पहले से ही मैनेज कर लें। अच्छी तरह से प्रश्न पेपर को देखें, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ने का काम करें। प्रश्न की प्रकृति जब तक समझ में नहीं आती है, तब तक उत्तर ना लिखें। प्रश्न की प्रकृति समझ में आने के बाद ही टू द पॉइंट लिखने का प्रयोग करें। इस प्रकार से अगर आप करते हैं, तो आपको बहुत ही बेहतरीन अंक हासिल हो सकते हैं। इसके साथ में आज की वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। एग्ज़ाम कैसा हुआ है, ये एग्ज़ाम देने के बाद मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।